नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मौजूद है मेरे सहयोगी और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई स्वागत है। सर थैंक यू। राजा भाई, चुनाव का परिदृश्य धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। चुनावी दौर चल रहा है। एक राउंड का मतदान हो चुका है, दूसरे राउंड का मतदान कल है। और जिस तरह से चुनाव चल रहा है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरी समझ में पिछले 25 साल की पत्रकारिता में, चाहे वो रीजनल चुनाव हो, चाहे स्टेट असेंबली के चुनाव हो, चाहे अर्बन बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता कि मुझे ये चुनाव सबसे नीरस और सबसे उत्साहहीन चुनाव नज़र आ रहा है। पूरे आप देश की बात कर लो तो केवल आपको जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी के रोड शो या राहुल गांधी के कोई पब्लिक एड्रेसिंग रैली है वहाँ आपको क्राउड ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो चुनाव का एक माहौल और मोमेंटम बनाव करता था, सेलिब्रेशन हुआ करता था चुनाव को लेकर, एक फैसिलेशन हुआ करता था, मुझे इस चुनाव में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो एक लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव कोई इशू बेस्ड नहीं दिख रहा है। इस चुनाव में कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है, कुछ इशू नहीं दिख रहा है, कोई चुनाव किसी मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है। पर्सनैलिटी इधर बीजेपी में नरेंद्र मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी और अन्य पार्टियों के स्थानीय लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन से मुद्दों पे चुनाव की भाषणों में बात हो रही है, बताइए आप। कोई बात नहीं हो रही है। भाषणों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ये आप खुद देख रहे हैं। तो जब चुनाव का स्टैंडर्ड खुद डाउन होते जा रहा है, आप मुझे बताइए अपने इंदौर शहर में आपको लग रहा है कि चुनाव हो रहा है कहीं पर भी? ठीक है, यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस का एक कैंडिडेट जो है माना जा रहा है कि ये चुनाव केवल कांग्रेस रस्म अदायगी के लिए लड़ रही है, औपचारिकता के लिए लड़ रही है। लेकिन चुनाव न केवल इंदौर में बल्कि अन्य शहरों में भी, अन्य जगह भी चुनाव का फ्लेवर नजर नहीं आ रहा है। सही बात है। इस चुनाव में पहली बार लंबे समय बाद, यानी कि जो राजा भाई ने कहा कि 25 साल की पत्रकारिता में पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव मुद्दा विहीन है, जहाँ कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से चुनाव में के भाषणों में भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आपने एक दिन अभी 3-4 दिन पहले लिखा था कि मंगलसूत्र, चूड़ी और माँ को लेकर लिखा था, और उस पर काफ़ी प्रतिक्रिया हॉटलाइन में आई थी और कुछ अखबारों ने उसे आज उठाए भी है आपकी उसी हेडलाइन को। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है राजा भाई, और हद तो हो गई कि कल राहुल गांधी ने एक भाषण में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए संबोधन किया और जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया कि वो सोता नहीं है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी इस तरह का संबोधन ठीक नहीं है। साथ ही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की उम्र का भी काफ़ी अंतर है। तो बतौर राजनेता, बतौर एक ह्यूमन बीइंग, इस तरह की भाषा शैली का उपयोग मैं ठीक नहीं मानता। और ये अकेले राहुल गांधी नहीं, दोनों ही तरफ से इस तरह की भाषाएं प्रचलित हो रही है। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव थोड़ी ऊंचाई पे जा रहा है, वैसे राजनेताओं की बयानबाजी पतन की तरफ जा रही है, रसातल की तरफ जा रही है, जमीन की तरफ जा रही है। किसी भी राजनेता को उठाकर देख लीजिए, कोई कोर इशू पे कोई बात नहीं कर रहा है।
जिन देश में जिन चुनावों पे जिन पे बात होनी चाहिए उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। और सर मैं हमेशा कहते आया हूँ, लिखते आया हूँ, बार बार एड्रेस करता हूँ इस बात को कि हमारे देश का कोई सा भी चुनाव हो, हमारे देश के कोई भी चुनाव में पाकिस्तान की जब तक एंट्री नहीं होती हमारे देश का चुनाव नहीं होता है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद हमारे देश के चुनाव के कोर एजेंडे हैं। आप कितने भी डेवलपमेंट की बात मैनिफेस्टो पे कर लीजिए, कितने भी डेवलपमेंट की बात आप बंद कमरे में कर लीजिए, लेकिन जब चुनाव की भाषण की बारी आती है तो आप देखिए चुनाव कहाँ चले जाता है। आप एक नरेंद्र मोदी जी के चुनावी भाषण का जिक्र करेंगे तो उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बताते हुए आरोप लगाए कि देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं की मंगलसूत्र छीन लेंगी, तमाम प्रकार के आरोप लगाए कि आपकी संपत्तियों पे कब्जा हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी जो शब्दकोश इस्तेमाल किए, घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तमाम जो एडवर्स शब्द हैं वो भी संवैधानिक रूप से उनकी मर्यादाओं को, उनकी पोस्ट को, उनकी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देते। और राहुल गांधी ने जब एडवर्स शब्द इस्तेमाल किए हैं मोदी जी को लेकर, हल्के शब्द इस्तेमाल किए हैं जिसको अपन कोट नहीं करना चाहते, तो वो भी कोई ठीक बात नहीं कि राहुल गांधी भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन न केवल राहुल गांधी, न केवल नरेंद्र मोदी, देश का हर वो राजनेता जो मंच माइक पे खड़ा है वो मुद्दों की बात नहीं करता है, मुद्दों के भटकाता है देश को। और हिंदू मुसलमान, भगवा, इस तरीके से मुद्दों पे आकर पाकिस्तान के बात को लेकर, आतंकवाद की बात को लेकर, इन मुद्दों पे चुनाव को लड़ा जाता है, लेकिन कोई कोर एजेंडा पे बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार, इन्फ्लेशन पे कोई बात नहीं कर रहा है, देश की डेवलपमेंट और देश की तरक्की पे कोई बात नहीं कर रहा है। और जब भीड़ को आप एड्रेस करते हो तो केवल तालियां पिटवाने के लिए इस टाइप के जुमलेबाजी करते हो। इसलिए ये चुनाव मुझे इशू बेस्ड नज़र नहीं आ रहा, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। इस चुनाव में इशू नहीं है। देखिए बालाकोट 2019 में एक इशू बन चुका था, तो एक वो राष्ट्रवाद इन्होंने जगा दिया था। अब आप देखिए राम मंदिर के निर्माण के बाद भी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी आप देखिए एक फेज का चुनाव हो चुका है, सेकंड का कल है। आपको कहीं लग रहा है क्या कि इन्होंने राम मंदिर के बेस पे भी ये चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, अन्य मुद्दों को लेकर, भटकाव को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें देश में एक सांप्रदायिक माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं रह रहा है। ठीक कहा राजा भाई आपने कि जिस तरह से चुनाव जो है वो इशू बेस्ड नहीं है। और राजा भाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन, अगर हम जो सबदूर माउंट हुए हैं और जो कैंपेन चल रहे हैं, वो तो सीधे सीधे आपके बार 400 पार, इसके अलावा ना कोई नारा है ना कोई मुद्दा है सारे। और कांग्रेस के तो कई प्रचार प्रसार इस समय दिख नहीं रहे, और जो कुछ भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत दिख रहा है वो राहुल गांधी दिख रहे हैं, बाकी अन्य नेता कहीं दिख भी नहीं रहे। तो जिस तरह से आपने कहा है बात बिल्कुल सही है कि ना कोई मुद्दा है, ना कोई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना कोई महंगाई की बात कर रहे हैं, ना कोई अन्य विषयों पर बात कर रहे हैं। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों का चुनाव नहीं है। अब की बार 400 पार, और कांग्रेस अपने अपने ढंग से इन सब बातों को अलग ढंग से प्रचारित प्रसारित कर रही है। पर आम जनता का मानस जो है, इसको लेकर आम जनता भी पशोपेश में है। आम जनता जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मुझे लगता है कि जो कम मतदान हुआ है पहले चरण के उसमें, वो भी कहीं इसका कारण तो नहीं कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास और उत्साह में है कि हम तो 400 पार हो ही रहे हैं बिना कुछ मेहनत किए। और दूसरी चीज़ ये कि जब 400 पार की आप बात कर रहे हो, तो क्या आपने जो सोचा है, जो सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हो, क्या उसमें कामयाब हो रहे हो? इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ आपके कार्यकर्ताओं में भी है। देखिए ये 400 पार 370 ये कहने के लिए एक टैगलाइन ज़रूर हो सकती है कि पिछली बार मैं भी हूँ चौकीदार, और फिर अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके बाद 400 पार। तो अच्छे दिन आने वाले, एक होप थी कि चलिए सरकार बदल रही है तो हमारा दिनमान फिर जाएंगे। यूपीए की गवर्नमेंट थी 2014 में, तो उस समय एक इशू बेस था और एक इशू बेस का सेंटिमेंट जुड़े हुए थे नरेंद्र मोदी को लेकर। और 2014 में नरेंद्र मोदी अच्छी मेजोरिटी से आए भी, और 2019 में बालाकोट का एक बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी नज़रों में कि बालाकोट के बाद राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों में जन्मी और फिर बीजेपी को फिर सत्ता में काबिज किया। इस चुनाव में 400 पास की बात करो या 370 पार की बात करो, विषय ये है ही नहीं, कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी नहीं है, और पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उस एजेंडे पे चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव सर आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि इस चुनाव में यदि आप बात करो तो मैं एक स्टडी कर रहा था अभी रिपोर्ट पे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे देश के अंदर 408 कैंडिडेट खड़े करे हैं, उसमें से 111 वो हैं जो अन्य पार्टियों से आए हैं। मतलब आप 30% का रेशो मान लीजिए आप।
अराउंड 30% के आसपास का रेशो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं कहता हूँ कि गंगा घाट पर स्नान करने वाले जो राजनेता आए हैं, उन लोगों को टिकट दिया है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होने का, क्योंकि उनके हक के ऊपर किसी न किसी का इंक्रोचमेंट हुआ है। एक दूसरी बात, इशू एक कोई हो तो मुझे आप बताइए कि इस इशू पे चुनाव हो रहा है। 370 हम बीजेपी का लक्ष्य है कि 370 हमको इंडिविजुअल लाना है। ठीक है, आप चुनाव लड़ रहे हो, पूरा अधिकार है कहने का, कैंपेन करने का, लेकिन ये चुनावी मुद्दे नहीं हैं। ये आपकी टैगलाइन हो सकती है। चुनाव के मुद्दे तो देश के सड़क, बिजली, पानी, राशन, रोटी, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर चर्चा होती रही ना, उस पर तो कोई करने को तैयार ही नहीं है। बताइए कौन से भाषण में इन कंटेंट पे कोई जिक्र कर रहा है क्या? वो क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं हो रही है। यदि मोदी ने कुछ कहा तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, राहुल गांधी ने कुछ कहा तो मोदी ने जवाब दिया, और जनता तालियां पीटती है, जनता तालियां पीटती तो ये वाई वाई समझते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड सबका गिर रहा है। प्रिंसिपली मुझे न कोई भारतीय जनता पार्टी किसी इथिक्स पे चुनाव लड़ रही है, न कोई कांग्रेस और न कोई अन्य पार्टियां जो प्रिंसिपल इथिक्स का पालन कर रही है। जब पालन हो ही नहीं रहा है किसी प्रकार का, तो चुनाव जा रहा है एक प्रकार से व्यक्तिवाद पे, टिक्का टिप्पणी पे, आरोप प्रत्यारोप पे। मैनिफेस्टो का जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है। कांग्रेस कह रही कि यदि मोदी हमको टाइम दे तो बता देंगे हमारा मैनिफेस्टो क्या है। तो कौन किसको मिसगाइड कर रहा है, कौन किसको गाइड कर रहा है? अब मोदी ने एक धुन पकड़ ली है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे। तो मोदी से भी तो ये सवाल किया जाना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी आई है, इसके पहले कौन सी संपत्तियां छीन ली गई, जरा ये बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। तो मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी कितने हल्के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक उनकी पोस्ट है। हालांकि आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया है दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी किया है, भारतीय जनता पार्टी को भी किया है, कि जिन लोगों ने एडवर्स बयान दिए हैं उन पर अपना पक्ष रखा जाए। 29 तारीख शायद उनको दी गई है। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक आधे चुनाव हो चुके होते हैं तो केवल रस्म अदायगी, खानापूर्ति, कागजी कार्रवाई रह जाती है। चुनाव बिलो स्टैंडर्ड होते जा रहा है। चुनाव में सबकी गरिमाएं धूमिल होती जा रही है। चुनाव एकदम धूमिल होते जा रहा है मुद्दों के लिहाज से। मुद्दों के लिहाज से चुनाव धूमिल होता जा रहा है, ये कहना राजा शर्मा जी का। राजा भाई, मतदान का प्रतिशत पहले दौर में काफ़ी कम रहा, और कम मतदान का जो प्रतिशत होता है, क्या वो सत्तारूढ़ दल के लिए खतरे का संकेत है? देखिए, मेरा इसमें 2-3 मानना है। ये आपका जो प्रश्न है उसमें 2-3 चीज़ें छुपी हुई है। एक तो क्या है, ये जो चुनाव का मतदान हुआ, आप देखिए बंगाल में अच्छा मतदान हुआ, तमिलनाडु में अच्छा मतदान हुआ, और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कंपेटिवली मतदान कम हुआ, कहीं 6% कम हुआ, कहीं 7% कम हुआ। इसके 2-3 कारण है। एक, वेदर तो बड़ा कारण मानता हूँ मैं, टेम्परेचर को तो बड़ा कारण मानता ही हूँ। हालांकि हर बार चुनाव गर्मी में ही होते हैं, पर मैं इस बार मान रहा हूँ कि वेदर के कारण भी वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ। दूसरी बात, मतदान का कोई इशू नहीं है ना, कोई कारण नहीं बन रहा है कि मतदान क्यों करें, होप नहीं दिख रही है, तो सेलिब्रेशन नहीं है इलेक्शन का। आप देख रहे हो, आप इलेक्शन का जब सेलिब्रेशन नहीं होता ना, तो एक अलग प्रकार का निराशा टाइप का माहौल बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग वोटर हैं वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो अपन ने इस फर्स्ट फेज में देखा। तो बड़ा कारण 2-3, एक तो सेलिब्रेशन नहीं है, फैसिलेशन भी नहीं है इलेक्शन का बहुत बेहतर तरीके से जिसको किया जाना चाहिए, कोई मुद्दे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि ऐसा माना जा सकता है कि यदि विपक्ष के लोग ये मान के चल रहे हो कि हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है इसलिए वोट किसको डालें, या फिर पक्ष के लोग ये मान के चल रहे हो कि जीते हुए तो ही वोट डालने क्यों जाएं। 2 अलग अलग बातें हैं ना, कि माना जाता है कि ठीक है जीते हुए तो ही वोट डालने क्यों जाएं, तो इस भरोसे में भी हो जाता कि ठीक है यार ऑलरेडी जीते हुए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इन सब कारणों के अलावा आप देखोगे तो चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो चुका है, चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा हो चुका है। अब आप देखिए, पहले चुनाव में बात होती तो कमल के फूल की बात होती थी, पंजे की बात होती थी, अब बात होती है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात हो रही है केवल। तो ये तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ईवीएम पर तो इनका फोटो नहीं छपा है ना, पर उसका जिक्र ही नहीं हो रहा कमल के फूल का, भारतीय जनता पार्टी का। व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा बड़ी हो चुकी है पार्टियों में। चुनाव कैसा चल रहा है इस बारे में हमने बात की। जिस तरह की स्तरहीन भाषा का प्रयोग नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। कम मतदान गर्मी की वजह से हो रहा है, ऐसा राजा भाई का मानना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मुद्दे विहीन चुनाव में लोगों की रुचि कम होती है। बहरहाल तमाम सारी बातों पर हमने बात की है, और जो मुझे लगता है कि चुनाव और प्रजातंत्र में जो आपका अधिकार है उसका उपयोग सबको करना चाहिए। आप किसी पार्टी को वोट देते हैं ये मायने नहीं रखता,
मायने इस बात का रखता है कि आपको अपना वोट देना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल एक दूसरा दौर मतदान का फिर होगा और ये लगातार दौर चलते रहेंगे और आने वाले जून महीने के प्रथम सप्ताह में इस बात का खुलासा होगा कि अब की बार 400 पार है, अब की बार 300 पार है, या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। ये दोनों ही चीज़ें हैं जिस पर किसी की कोई जानकारी अभी नहीं है, लेकिन जून के प्रथम सप्ताह में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।